हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्लास 11th बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर का शुरू करने जा रहे हैं, एंजाइम्स। ये जो शब्द है एंजाइम्स, दिस टर्म वाज कॉइन्ड बाय अ साइंटिस्ट विल्हेल्म कुन। अब हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे एंजाइम्स होते क्या हैं। तो बेसिकली जब हम एंजाइम्स के बारे में डिस्कस करेंगे, द फर्स्ट पॉइंट यू हैव टू राइट इज एंजाइम्स आर बेसिकली प्रोटीन्स। एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं। अब इस चीज़ को हम लोग धीरे धीरे डिटेल में इस वीडियो में समझेंगे। जो एंजाइम्स हैं, दे ऑल एंजाइम्स एक्ट लाइक अ बायो कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का मतलब सब लोग समझते हैं। बायो कैटलिस्ट क्या है? कैटलिस्ट जैसे अगर कोई रिएक्शन है, A+B गिव्स C, तो अगर एरो के ऊपर किसी चीज़ को लिखा जाएगा, किसी मेटल का या किसी भी आयन का नाम लिखा जाएगा, तो दैट इज़ नोन एज अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट कभी भी एक रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता, बट कैटलिस्ट इज़ रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मिंग दिस रिएक्शन। तो एंजाइम्स हमेशा कैटलिस्ट का काम करते हैं। बट यहाँ पर कहा गया बायो कैटलिस्ट। बायो कैटलिस्ट का मतलब इनके पास अपने बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। मतलब ये एक फिक्स टेम्परेचर, एक फिक्स कंडीशन, एक फिक्स सबस्ट्रेट पे ही काम करेंगे। अब यहाँ से एक नया शब्द आता है कि सबस्ट्रेट क्या है। दरअसल हर एंजाइम के लिए जो उसके काम करने की जगह है वो सबस्ट्रेट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पेप्सिन एक एंजाइम है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। आपने पढ़ा होगा लाइपेस एक एंजाइम है जो लिपिड को डाइजेस्ट करता है। तो एक्चुअली पेप्सिन के लिए प्रोटीन हो गया सबस्ट्रेट और लाइपेस के लिए लिपिड हो गया सबस्ट्रेट। ओके, तो अब हम लोग पढ़ सकते हैं एंजाइम्स आर प्रोटीन, दे एक्ट लाइक बायोकैटलिस्ट एंड दे वर्क इन अ वेरी नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड पीएच। बड़ी सीधी बात है, जब उनके पास बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं तो वो टेम्परेचर और पीएच की अपनी एक फिक्स रेंज में ही काम करेंगे, क्योंकि उनके पास बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। अब जो एंजाइम्स हैं वो हाईली स्पेसिफिक हैं अपने सबस्ट्रेट के लिए। मतलब कोई भी एंजाइम सिर्फ और सिर्फ अपने ही सबस्ट्रेट पर काम करेगा। जैसे मैंने समझाया था कि जो पेप्सिन नाम का एंजाइम है ये सिर्फ प्रोटीन का डाइजेशन करेगा, ना लिपिड का, ना कार्बोहाइड्रेट का, किसी भी दूसरे न्यूट्रिएंट का नहीं। जो लाइपेज है ये सिर्फ लिपिड का ही डाइजेशन करेगा। तो इसी तरीके से इनके लिए जिस पर काम करते हैं एंजाइम्स वो उनका सबस्ट्रेट होता है, तो दे आर हाईली स्पेसिफिक फॉर देयर सबस्ट्रेट। एंजाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन को ऑल्टर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जनरली ये समझते हैं कि एंजाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन को केवल बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये बात गलत है। वो इसलिए क्योंकि अगर कोई एक एंजाइम 100 केमिकल रिएक्शंस को फास्ट कर सकता है, तो वही एंजाइम कोई 2 केमिकल रिएक्शंस ऐसी भी होंगी जिनको स्लो डाउन कर देगा। तो एंजाइम हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन को ऑल्टर करता है, ना कि सिर्फ इंक्रीज। ओके, अब कुछ न्यूक्लिक एसिड्स ऐसे होते हैं जो एंजाइम्स के जैसा काम करते हैं। ऐसे न्यूक्लिक एसिड्स को राइबोजाइम्स कहा जाता है। हर एक एंजाइम के पास अपनी अपनी एक्टिव साइट होती है, जिस एक्टिव साइट से वो जाके सबस्ट्रेट से बाइंड करते हैं और सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदलते हैं। जैसे सबस्ट्रेट हो गया उनके काम करने का जगह। अगर मैं बात करूं कि एक एंजाइम है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम का नाम जैसे मैं कह सकता हूं ट्रिप्सिन। तो ये जो ट्रिप्सिन है, जब ये इसके लिए सबस्ट्रेट हो गया प्रोटीन, जब ये अपने सबस्ट्रेट पे आके बाइंड करेगा, तो बाइंड करने के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम को एक अपनी एक्टिव साइट चाहिए। जब ट्रिप्सिन अपने प्रोटीन यानी कि अपने सबस्ट्रेट से बाइंड करेगा, तो इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें? अमाइनो एसिड्स में ब्रेक डाउन कर देगा, क्योंकि ये मिलके बनता है ढेर सारे अमाइनो एसिड से। तो यहाँ से हम समझ गए कि जो एंजाइम है वो उस अपने पर्टिकुलर एक्टिव साइट की हेल्प से ही
सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर सकता है। इसके बाद हम लोग अपने चैप्टर में एक क्वेश्चन पढ़ते हैं ऑर्गेनिक कैटलिस्ट और इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट के बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए। कैटलिस्ट का मतलब हम लोगों को समझ में आ गया, जो एक रिएक्शन को कैटलाइज करा रहा है, जैसे कि A+B गिव्स C। अगर एरो के ऊपर D लिखा हुआ है मतलब D के बिना रिएक्शन नहीं हो सकती, D की प्रेजेंस के बिना, तो D कैटलिस्ट है। अब ऑर्गेनिक मतलब बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, इनऑर्गेनिक मतलब केमिकल कैटलिस्ट। जो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है उसमें बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, तो बड़ी सीधी सी बात है, वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट डैमेज हो जाएगा एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। लेकिन केमिकल कैटलिस्ट में कोई बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी नहीं है, उसमें कोई डैमेज नहीं होगा। नेक्स्ट, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कैटलाइज करता है सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक रिएक्शंस को, लेकिन जो केमिकल कैटलिस्ट है वो एक वाइड वेराइटी ऑफ रिएक्शंस को कैटलाइज कर सकता है, वो कभी भी स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के पीछे नहीं भागेगा। नेक्स्ट, जो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी वाला ऑर्गेनिक है कैटलिस्ट, वो पीएच के लिए सेंसिटिव होगा। बड़ी सीधी बात है, केमिकल कैटलिस्ट पीएच के लिए सेंसिटिव नहीं होगा। ओके, देन जो बायो कैटलिस्ट हैं वो सिर्फ और सिर्फ रेगुलेट कर सकते हैं किसी भी एंजाइमेटिक एक्टिविटी को विद द हेल्प ऑफ द स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स, या हम लोग कह सकते हैं बायो कैटलिस्ट की फंक्शनिंग को रेगुलेट किया जा सकता है किसी स्पेसिफिक मॉलिक्यूल के हेल्प से, जबकि केमिकल कैटलिस्ट के केस में उनकी एक्टिविटी को रेगुलेट करना इज़ नॉट दैट ईजी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है इसके बाद, हाउ एंजाइम्स एनहेंस या इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। जो एंजाइम्स हैं ये रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कैसे करते हैं। हम लोग अपनी बुक्स में पढ़ते हैं तो हमें एक शब्द लिखा हुआ मिलता है, ये रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं उनके ट्रांजिशन स्टेट से आगे ले जाके उनके एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर डाउन करके। बट इसको हम लोग अच्छे से नहीं समझते, तो उसको समझाने के लिए मैंने एक रफ फ्लो चार्ट यहाँ पहले ड्रॉ किया हुआ है, आप लोग इसको ध्यान से देखिए। जो पहला केस है, केस 1, इसमें आपको दिखाई देगा 2 रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्टेंट हैं A और B। ये दोनों रिएक्टेंट्स के पास आपने एज्यूम कर लिया 100 जूल का एनर्जी है रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए, लेकिन इस कंडीशन में ध्यान से देखिए कोई एंजाइम नहीं है, इसलिए मैंने E के आगे क्रॉस लगाया हुआ है। अब अगर इन्हें रिएक्शन को एक्टिवेट करने के लिए करीब 90 जूल ऑफ एनर्जी खर्च करनी पड़ी, तो इनके पास रिमेनिंग एनर्जी, कैटलिस्ट A और B के पास रिमेनिंग एनर्जी बची सिर्फ 10 जूल। इसका मतलब प्रोडक्ट तो बनेगा इस 10 जूल एनर्जी से, लेकिन स्लोली बनेगा। देन इसको अगर मैं कंपेयर करूं दूसरे केस के साथ, जब सेम रिएक्टेंट्स A और B मौजूद हैं, उनके पास 100 जूल का एनर्जी है, लेकिन अब एंजाइम मौजूद है, एक्टिवेशन एनर्जी लगती है सिर्फ और सिर्फ 90 जूल की जगह 2 जूल, यानी कि 98 जूल रिमेनिंग एनर्जी बची। यहाँ पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन तो होगा, लेकिन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा थोड़ा सा फास्ट, थोड़ा सा नहीं बहुत फास्ट। तो बड़ी सीधी सी बात है, मैं यहाँ पर आप लोगों को समझा सकता हूँ कि 100 जूल टोटल एनर्जी में से एक्टिवेशन में अराउंड 90% एनर्जी खर्च हो गई थी जब एंजाइम नहीं था। तो सिर्फ 10% एनर्जी के साथ जब प्रोडक्ट बनेगा तो टाइम लगेगा ही, लेकिन जब केवल एंजाइम की अवेलेबिलिटी की वजह से हमने देखा केवल 2% एनर्जी कंज्यूम हुई और 98% एनर्जी के साथ इन रिएक्टेंट्स ने प्रोडक्ट को बनाया, तो प्रोडक्ट बना बहुत फास्ट। ये सिर्फ एक इमेजिनरी फिगर है ताकि आप समझ सकें कि जो एंजाइम्स हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं, बहुत फास्ट कर देते हैं बाय लोअरिंग डाउन द एक्टिवेशन एनर्जी। अब इसको आपकी बुक्स में कैसे समझाया हुआ होता है, इस डायग्राम के हेल्प से, ये जो आप लोग देख रहे हैं फिगर, इसके हेल्प से।
अब इस फिगर को, इस ग्राफ को आप बड़े इजीली समझ पाओगे अगर आपने ऊपर का वो स्क्वायर समझा। इस ग्राफ में एक एक्सिस पे हमने देखा रिएक्शन की प्रोग्रेस को बताया गया है, जबकि दूसरे एक्सिस पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी को। जब हम देखेंगे यहाँ पे, जब एक केस में बात हुई कि जो सबस्ट्रेट है, जब एक केस लिया गया जब एंजाइम अवेलेबल नहीं था, साफ साफ मार्क्ड है ये वो कंडीशन है जब इतना एक्टिवेशन एनर्जी लगा विदाउट एंजाइम, और इतना थोड़ा सा एक्टिवेशन एनर्जी लगा इन केस एंजाइम इज अवेलेबल, इन केस एंजाइम इज प्रेजेंट। दोनों ही कंडीशंस में प्रोडक्ट बन रहा है, लेकिन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन जब एंजाइम मौजूद था तब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन बहुत कम एक्टिवेशन एनर्जी लगने की वजह से जल्दी हुआ। जब एंजाइम नहीं था, एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम बहुत ज़्यादा थी, तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन तो हुआ बट इट विल टेक मोर टाइम। ये ग्राफ इजीली आपको समझ आ गया होगा अगर ऊपर इस बॉक्स को एक्सप्लेन करते टाइम आपने ध्यान से सुना। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन। एंजाइम एक्शन का जो नेचर है उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है, ये जो 4 पॉइंट्स आप लोगों के सामने लिखे हुए हैं इनके हेल्प से। लेकिन इसको समझाने के लिए मैं आपको एक मॉडल बताता हूँ, लॉक एंड की मॉडल, जिसको एंजाइम के काम करने के तरीके को समझाया जाता है। जिससे जैसे लॉक एंड की मॉडल एक्सप्लेन करता है कि जिस तरीके से एक पर्टिकुलर ताला सिर्फ अपनी ही चाबी से खुलेगा, ठीक उसी तरीके से एक सबस्ट्रेट पे सिर्फ उसी का एंजाइम बाइंड कर सकता है। नाउ यहाँ पर हम देखेंगे कि एंजाइम ने अपने सबस्ट्रेट से बाइंड किया, और अपने सबस्ट्रेट से बाइंड करने के बाद एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन किया। जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, तब जो एंजाइम है ये सबस्ट्रेट के साथ अच्छे से बाइंड करने के लिए अपने स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंजेस लाएगा और बहुत टाइटली फिट हो जाएगा। अगर टाइटली फिट नहीं होता है तो ये एंजाइम का चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है कि ये सबस्ट्रेट से अलग हो जाएगा। इसीलिए सबसे पहले कंडीशन में सबसे पहले के आपको ये जो एरो है ये रिवर्सिबल एरो मिलेगा। इसके बाद आपको कहीं भी रिवर्सिबल एरो नहीं मिलेगा, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं ये रिवर्सिबल एरो मिला क्योंकि यहाँ पर एंजाइम को सबस्ट्रेट के साथ टाइटली फिट होना है। अगर टाइटली फिट हो जाता है तो ये सबस्ट्रेट के बॉन्ड्स को ब्रेक करके सबस्ट्रेट का प्रोडक्ट फॉर्म करने लग जाता है और एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। एक पॉइंट पर कंप्लीट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देने के बाद जब सबस्ट्रेट का कोई भी मॉलिक्यूल अवेलेबल नहीं होगा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, एंजाइम अपने आप को प्रोडक्ट से अलग कर लेगा और नए रिएक्टेंट्स के लिए से जाके बाइंड होने के लिए यहाँ से अलग हो जाएगा। दरअसल यही है नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन। इसको एक्सप्लेन करने के लिए जो थ्योरी लिखी रहती है हमारे बुक्स में, उसके चारों पॉइंट्स मैं आप लोगों को पढ़ के बताऊंगा। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो इस रिएक्शन की हेल्प से आप उसको ईजिली समझ सकते हैं। पॉइंट नंबर 1 जो लिखा होता है वो ये होता है कि इनिशियली एंजाइम विल बाइंड विद द सबस्ट्रेट। नेक्स्ट पॉइंट, एंजाइम बाइंड विद द सबस्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ इट्स एक्टिव साइट एंड चेंज इट्स शेप सो दैट वो ईजिली बाइंड हो सके सबस्ट्रेट से, which result in the formation of enzyme substrate complex. Next step, enzyme after binding with the substrate start breaking the bonds of the substrate and start converting it into the product which results in the formation of enzyme product complex. और enzyme product complex में when complete molecules of the substrate are converted in the product, enzyme get detached from the product and start binding with some other reactant. ओके अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइमेटिक एक्टिविटी। जो फैक्टर्स हैं जो एंजाइम एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं
वो टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन मेनली, और कुछ इनहिबिटर्स हैं जो हम लोग अब वन बाय वन स्टडी करेंगे। सबसे पहले अगर बात करें टेम्परेचर की, तो हर एक एंजाइम, जैसा कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही स्टडी किया था, हर एक एंजाइम, जो एंजाइम्स हैं दे आर प्रोटीन। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा तो वो प्रोटीन डीनेचर हो जाएगा, और अगर वो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो होगा तो वो इनएक्टिव हो जाएगा। यानी कि दोनों ही स्टेट में जो एंजाइम है वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। तो अगर एंजाइमेटिक एक्टिविटी, ये जो ग्राफ हम लोग एनसीईआरटी में देखते हैं पीएच के लिए और टेम्परेचर के लिए, इनिशियली इफ द टेम्परेचर will increase or the pH will increase, the enzymatic activity initially will increase, but after attaining a particular value, a certain value is fixed in case of both temperature and pH. After increasing the range of temperature and pH, the value will start declining. The enzymatic activity will keep on declining in both the cases. इसी वजह से हमें टेम्परेचर और पीएच दोनों के केस में एक कॉमन ग्राफ देखने को मिलता है, बट सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन के साथ ऐसा नहीं है। जैसे टेम्परेचर और पीएच हम लोगों को क्लियर है, सिर्फ और सिर्फ एक नैरो रेंज ही रिक्वायर्ड है, उसके ऊपर होगा तब भी एंजाइम काम नहीं कर सकता, और नीचे भी, उस पर्टिकुलर रेंज के नीचे भी काम नहीं कर सकता। अब अगर हम सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन की बात करें, तो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन का क्या मतलब? सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन मतलब एंजाइम, फॉर एग्जांपल हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं एंजाइम के, वो एक लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल हैं, और इनिशियली जो प्रोवाइडेड सबस्ट्रेट है जिसको प्रोडक्ट में बदलना है वो थोड़ा सा है या उसके मॉलिक्यूल्स कम हैं, तो आधे या अराउंड 50% जो एंजाइम्स हैं, जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं, दे बाइंडेड विद द सबस्ट्रेट एंड दे स्टार्ट कन्वर्टिंग इट इनटू द प्रोडक्ट। कुछ मॉलिक्यूल्स अभी भी ऐसे हैं विच आर इन द रेस्टिंग स्टेट बिकॉज द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इज लेस। ऐसे में अगर थोड़ा सा सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज किया जाए तो ये जो मॉलिक्यूल्स जो रेस्टिंग स्टेट में थे, ये रेस्टिंग स्टेट वाले मॉलिक्यूल्स यहाँ से सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करके उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना शुरू कर देंगे, और एंजाइमेटिक एक्टिविटी थोड़ी सी और इंक्रीज हो जाएगी। बट एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद अगर समवन कीप्स ऑन इंक्रीजिंग द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, व्हाट विल हैपन? कोई भी एंजाइमेटिक मॉलिक्यूल फ्री नहीं होगा, कोई भी एंजाइमेटिक मॉलिक्यूल फ्री नहीं होगा। यानी कि मैं कह सकता हूँ वो अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी को, जिसको वी मैक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको अचीव कर चुका होगा। उसके बाद अब रेट ऑफ रिएक्शन में कोई भी एनहेंसमेंट नहीं होगा। इसको हम लोग ऐसे समझेंगे कि अगर इनिशियली इंक्रीज होगा सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, वेलोसिटी ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन इंक्रीज होगा, लेकिन एंजाइम रीच जब पहुंच चुका होगा अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी तक, जिस मैक्सिमम वेलोसिटी तक वो इंक्रीज कर सकता है रेट ऑफ रिएक्शन, जिसको वी मैक्स कहते हैं, वी मैक्स तक पहुंचने के बाद वी मैक्स विल नॉट इंक्रीज नाउ आफ्टर इंक्रीजिंग द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। इसीलिए ये ग्राफ हमें इस तरीके से देखने को मिलता है कि इनिशियली हम देख रहे हैं, इनिशियली जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी है वो इंक्रीज हो रही है, लेकिन वी मैक्स को अचीव करने के बाद, वी मैक्स को जैसे ही अचीव किया, मैक्सिमम वेलोसिटी को जैसे ही अचीव किया, उसके बाद ये ग्राफ स्टेशनरी हो जाता है, उसके बाद कोई इंक्रीज देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर इस ग्राफ में हमें एक Km वैल्यू लिखा मिलता है, और इसको हम नहीं समझ पाते इजीली। एक्चुअली Km वैल्यू का मतलब होता है, Km वैल्यू के बारे में आप पढ़ेंगे तो यू विल कम टू नो कि Km वैल्यू इक्वल टू हाफ ऑफ द वी मैक्स। Km स्टैंड्स फॉर माइकल्स मेंटन कांस्टेंट। ये वी मैक्स का मैक्सिमम वेलोसिटी का हाफ वैल्यू है। तो अगर आप देखेंगे कि जो मैक्सिमम वेलोसिटी जहाँ तक अचीव की है उसका हाफ वैल्यू इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस कांस्टेंट वैल्यू। ठीक 1/2 का डिफरेंस है, दिस इज हाफ। दैट इज वाई Km इज रिटन ओवर हियर इन योर एनसीईआरटी।
अब एंजाइम इनहिबिशन, इनहिबिट शब्द का मतलब ही होता है रोकना, इनहिबिट करना मतलब रोकना, एंड द फिनोमिना इज नोन एज इनहिबिशन। तो एंजाइम का इनहिबिशन कैसे होता है? एंजाइम का इनहिबिशन बड़ी सीधी सी बात है, हम लोगों ने लॉक एंड की मॉडल के बारे में 2 मिनट पहले डिस्कस किया। अगर ये ऐसा एक एंजाइम है तो ये एंजाइम जिस कोफैक्टर से बाइंड करेगा, सॉरी, एंजाइम जिस अपने सबस्ट्रेट से बाइंड करेगा, सॉरी, वो सबस्ट्रेट का शेप ऐसा होना चाहिए तभी तो एंजाइम जाके उससे बाइंड करेगा। अब अगर सबस्ट्रेट के ही शेप का कोई दूसरा केमिकल आ जाता है जो आके बाइंड कर जाए, तो एंजाइम ओरिजिनल सबस्ट्रेट से बाइंड नहीं कर पाएगा और एंजाइम का एक्टिविटी जो है वो रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कुछ ऐसा ही हो रहा है। हमें पता है एंजाइम्स हाईली स्पेसिफिक हैं अपने ऑप्टिमल कंडीशंस के लिए, उसी टेम्परेचर पर काम करेंगे, उसी पीएच पे काम करेंगे और उसी सबस्ट्रेट के साथ काम करेंगे। लेकिन कुछ केमिकल्स, फ्यू केमिकल्स ऐसे हैं जो कि बिल्कुल सिमिलर हैं, सबस्ट्रेट के जैसे हैं, तो स्ट्रक्चरली सिमिलर हैं, वो जाके बाइंड कर जाएंगे एंजाइम की एक्टिव साइट से। जैसे ही एंजाइम के एक्टिव साइट से बाइंड करेंगे वो एंजाइमेटिक एक्टिविटी को शट डाउन कर देंगे। इस प्रोसेस को कहा जाता है एंजाइमेटिक इनहिबिशन, इनहिबिशन ऑफ एंजाइमेटिक एक्टिविटी, और उस केमिकल को कहा जाएगा एंजाइम इनहिबिटर। ऐसा ही एक डायग्राम हम लोगों ने ऊपर देखा था कि ये एंजाइम है जिसको मैं शेड कर रहा हूँ और ये वो इनहिबिटर है। इनहिबिटर अगर बाइंड कर जाएगा तो एंजाइम अपने ओरिजिनल सबस्ट्रेट से बाइंड नहीं कर पाएगा और इसका जो एक्टिविटी है वो रुक जाएगा। अगर ये ओरिजिनल सबस्ट्रेट है तो इससे ये बाइंड नहीं कर पाएगा। नाउ एंजाइम इनहिबिटर हम लोग कह सकते हैं, एंजाइम इनहिबिटर जो है इसका एक टाइप होता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स भी होते हैं बट वो 11th क्लास के सिलेबस में नहीं है, तो अभी हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। जो एंजाइम इनहिबिटर है यहाँ पर हमें कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर को समझना है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर वो इनहिबिटर होते हैं जो सिमिलर होते हैं सबस्ट्रेट के, वो बाइंड कर जाते हैं विद द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम और ब्लॉक कर देते हैं एंजाइम की एक्टिविटी को। इस तरीके के जो इनहिबिटर हैं जो कंपटीशन को इंक्रीज करके इनहिबिट कर देते हैं एंजाइम का एक्टिविटी। किस तरीके का कंपटीशन? अगर ये एंजाइम है, इसके सबस्ट्रेट, इसका सबस्ट्रेट फॉर एग्जांपल देखने में ऐसा है, अब इसी सबस्ट्रेट के जैसे ढेर सारे सबस्ट्रेट रेडी हो जाते हैं। ओरिजिनल सबस्ट्रेट तो सिर्फ ये है, बाद बाकी के जो केमिकल्स हैं ये इसके एक्टिविटी को इनहिबिट कर देंगे। तो एक्चुअली इन सारे सबस्ट्रेट्स ने क्या किया है, इन सारे सबस्ट्रेट्स ने इसके लिए कंपटीशन को इंक्रीज कर दिया है इस एंजाइम के लिए, और अगर ये इसमें से किसी से भी बाइंड कर जाएगा तो इसका एक्टिविटी इनहिबिट हो जाएगा। इस वजह से इसको कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कहा गया। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स का बेस्ट एग्जाम्पल है, आप याद रखेंगे, मेलोनेट। मेलोनेट ब्लॉक कर देता है एक्टिविटी ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम। एंड में अगर एस लगा है तो वो एंजाइम का नाम होता है। ये एंजाइम क्लासिफिकेशन में हम लोग पढ़ेंगे। अब एक क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट, व्हाट आर कोफैक्टर्स? कोफैक्टर क्या होते हैं? वैसे तो एक सिंगल लाइन हमें लिखा मिलता है कि जो कोफैक्टर है ये कोफैक्टर नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम, लेकिन इसको अगर हम इमेजिनरी तरीके से एक बार समझ लें तो हमें बुकिश लैंग्वेज से एक बहुत अच्छा लैंग्वेज रेडी होगा। जैसे मान लेते हैं ये पूरा बॉक्स एक एंजाइम है। अब हमें पता है जो एंजाइम होते हैं वो एंजाइम तो प्रोटीन होते हैं, तो मैं कह सकता हूँ इस बॉक्स का एक बहुत बड़ा पार्ट लेफ्ट साइड का पूरा पार्ट प्रोटीन से बना हुआ है, लेकिन राइट साइड का एक बहुत छोटा सा हिस्सा नॉन प्रोटीन पार्ट है। तो हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, अगर ये ब्लॉक पूरा एंजाइम है, इसका लेफ्ट साइड का पूरा पोर्शन प्रोटीन पार्ट है, एंजाइम के प्रोटीन पार्ट को कहते हैं एपो एंजाइम, और जो बहुत छोटा सा हिस्सा एंजाइम का, बहुत छोटा सा हिस्सा जो कि
नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसको कहते हैं कोफैक्टर। यानी कि एपो एंजाइम जो प्रोटीन पार्ट है और कोफैक्टर जो नॉन प्रोटीन पार्ट है, ये दोनों मिलके बनाते हैं एंजाइम को। अब कोफैक्टर की अहमियत क्या है? कोफैक्टर कैटालिटिक एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि कोफैक्टर ही कैटालाइज करवा रहा है एंजाइम की एक्टिविटी को। अगर कोफैक्टर नहीं है तो ये एंजाइम इनएक्टिव है, ये एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी के लिए जिम्मेदार है। तो मैं कह सकता हूँ, अगर कोफैक्टर और एपो एंजाइम को कलेक्टिवली मुझे कोई नाम देना हो तो मैं नाम दे सकता हूँ हॉलो एंजाइम। हॉलो एंजाइम इक्वल टू होता है एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर, यानी कि प्रोटीन पार्ट प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट। अब जो कोफैक्टर्स होते हैं, ये कोफैक्टर्स का जो नॉन प्रोटीन पार्ट है, इसकी जगह कोफैक्टर की जगह कोई से भी ये 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? कोएंजाइम, प्रोस्थेटिक ग्रुप या कोई मेटल एक्टिवेटर। हम शुरू करते हैं कोएंजाइम्स क्या होते हैं। कोएंजाइम ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो क्या करेंगे, जो लूजली बाउंड होते हैं एपो एंजाइम से। जनरली ये विटामिन्स होते हैं या विटामिन के डेरिवेटिव्स होते हैं, और ये एपो एंजाइम के साथ उनकी ट्रांजिएंट एसोसिएशन रखते हैं। ट्रांजिएंट एसोसिएशन मतलब सिर्फ तब बाइंड करेंगे जब रिएक्शन को कैटालाइज कर रहे हैं, अदरवाइज बाइंड नहीं करेंगे। ओनली ड्यूरिंग कैटालिसिस ऑफ द रिएक्शन। इसका बेस्ट एग्जांपल है FAD और FMN। जो FAD है ये डेरिवेटिव है राइबोफ्लोविन का, जो कि विटामिन बी का डेरिवेटिव है, और FMN जो कि ये भी राइबोफ्लेविन का ही डेरिवेटिव है। तो ये तो 2 एग्जांपल्स हो गए कोएंजाइम के। कोफैक्टर का अगला टाइप होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप। ये ऑर्गेनिक भी हो सकता है और इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। ये एपो एंजाइम से, यानी कि एंजाइम के प्रोटीन पार्ट से टाइटली अटैच रहता है, टाइटली बाउंड करता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है परऑक्सीडेस और कैटालेस एंजाइम के केस में हीम काम करता है प्रोस्थेटिक ग्रुप का। एग्जाम्पल्स के साथ आप इसको याद करिए तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर योर 11th एग्जाम एज वेल एज फॉर योर नीट प्रिपरेशन। उसके बाद आखिरी पार्ट इज द मेटल एक्टिवेटर। जो मेटल एक्टिवेटर है ये इनऑर्गेनिक ही है, मोस्ट ऑफ द केसेस में दिस इज इनऑर्गेनिक। अब बिकॉज इट इज मेटल आयन, तो जो मेटल आयन है ये हमेशा एपो एंजाइम से, यानी कि प्रोटीन पार्ट से लूजली अटैच रहते हैं, और ये क्या करते हैं एपो एंजाइम के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स बनाते हैं। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स का मतलब ऐसे बॉन्ड्स जिनका फॉर्मेशन तब हो रहा है जब 2 इलेक्ट्रॉन्स डेराइव होते हैं फ्रॉम द सेम एटम। तो ये फॉर्म करते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विद साइड चेन एंड विद द सबस्ट्रेट। अगेन मेटल एक्टिवेटर एपो एंजाइम्स के साथ लूजली अटैच, और ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं, एक तो सबस्ट्रेट के साथ, दूसरा साइड चेन्स के साथ, साइड चेन्स ऑफ द एपो एंजाइम। देन इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो कि है एंजाइम्स का क्लासिफिकेशन और उनका नॉमेनक्लेचर। एंजाइम्स का क्लासिफिकेशन और उनके नॉमेनक्लेचर में फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला नाम आता है ऑक्सीडोरिडक्टेज या डिहाइड्रोजिनेज। ऑक्सीडोरिडक्टेज या डिहाइड्रोजिनेज ये जो एंजाइम्स हैं, ये हमें नाम से ही पता चल रहा है कि ये एंजाइम्स रेडॉक्स रिएक्शंस कॉज कर रहे हैं, क्योंकि रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब ही होता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन को कैरी करने वाले एंजाइम्स। अब जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ऑक्सीडेशन का मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। सेम चीज़ हमें यहाँ नाम से ही पता चल रही है, एज लास्ट में लगा है मतलब एंजाइम। डिहाइड्रोजिनेज, डी
हाइड्रोजिनेस, यानी कि हाइड्रोजन को रिमूव करने वाला। तो अगर हाइड्रोजन को रिमूव करेगा यानी कि इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडो रिडक्टेज यानी कि उसका ऑक्सीडेशन करने वाला। तो बड़ी सीधी सी बात है, ये हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में ये एंजाइम्स बता रहे हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी में जो एंजाइम्स आते हैं, ये एंजाइम्स ऑक्सीडो रिडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं, यानी कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों कॉज करते हैं बिटवीन अलग अलग सबस्ट्रेट्स, जैसे एस एंड एस डैश। इसका एग्जाम्पल है डिहाइड्रोजनेस, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। इसको हम इस रिएक्शन, इस तरीके की एक जनरल रिएक्शन से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे अगर पहले जो सबस्ट्रेट पहले रेड्यूस हो रहा है, बड़ी सीधी सी बात है, वो रेड्यूस हो रहा है, तो उसको मैं आगे ऑक्सीडाइज्ड लिख सकता हूँ, क्योंकि जो रेड्यूस हुआ है उसका वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम होता है। और जो एस डैश ऑक्सीडाइज्ड हुआ है उसको मैं आगे जाके सिमिलरली रेड्यूस लिख सकता हूँ। नेक्स्ट, नंबर 2 इज ट्रांसफेरेस। ट्रांसफेरेस की बात करूँगा तो वो एंजाइम्स जो ट्रांसफ़र करते हैं फंक्शनल ग्रुप को, लेकिन हाइड्रोजन को नहीं, एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट, ऐसे एंजाइम को हम ट्रांसफेरेस की कैटेगरी में रखते हैं, जैसे ट्रांसएमिनेस और हेक्सोकाइनेस। यहाँ पर हम देख सकते हैं दो सबस्ट्रेट हैं एस और एस डैश। पहले फंक्शनल ग्रुप एस के पास था, लेकिन वो एस डैश के पास आ गया, तो मैं कह सकता हूँ उसका ट्रांसफ़र हुआ है। उसके बाद हाइड्रोलेस। हाइड्रोलेस में वो एंजाइम्स आते हैं जो हाइड्रोलिसिस करते हैं कुछ बॉन्ड्स का। कौन कौन से बॉन्ड्स का? जैसे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, कार्बन कार्बन बॉन्ड, एस्टर बॉन्ड, एथर, पेप्टाइड, फॉस्फेट नाइट्रोजन। लेकिन कुछ बच्चों को जैसे डाउट रहता है कि हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है, तो आप याद रखेंगे हाइड्रोलिसिस का मतलब डिकम्पोज हो रहा है कुछ विद वाटर एंड द सब्सटेंस इंटरैक्टिंग। जो इंटरैक्टिंग सब्सटेंस है वो इंटरैक्टिंग सब्सटेंस खुद और वाटर दोनों ही चीज़ें डिकम्पोज होती हैं, ऐसी केस में उसको हम हाइड्रोलिसिस होना कहते हैं। और हाइड्रोलिसिस अगर इनमें से किसी भी बॉन्ड की होती है तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल एंजाइम्स को हाइड्रोलेस की कैटेगरी में रखा जाता है। देन इसका हाइड्रोलेस का एग्जाम्पल है लाइपेस, प्रोटीएस, कार्बोहाइड्रेस एट्सेट्रा। नेक्स्ट कैटेगरी इज लाइगेस। लाइगेस का तो मतलब लाइएस। लाइएस, इसमें इस कैटेगरी में वो एंजाइम्स आते हैं जो किसी फंक्शनल ग्रुप को रिमूव करते हैं, किसी फंक्शनल ग्रुप को रिमूव करेंगे लेकिन हाइड्रोलिसिस नहीं करेंगे, क्योंकि हाइड्रोलिसिस में तो इंटरैक्टिंग सब्सटेंस का भी ब्रेकडाउन होता है और वाटर का भी ब्रेकडाउन होता है। यहाँ पर हाइड्रोलिसिस नहीं करेंगे, फिर भी उसको फंक्शनल ग्रुप को रिमूव करेंगे और एक डबल बॉन्ड इज लीविंग बिहाइंड, यानी कि एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन भी करेंगे। इसका एग्जाम्पल है एल्डोलेस। और यहाँ पर हम देख सकते हैं दो अलग अलग कार्बन पे दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स एक्स और वाई मौजूद हैं, और एक्स और वाई से जब ये एक्स और वाई जब अलग होता है दोनों कार्बन से, तो एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन उन दोनों के बीच में हो जाएगा फॉर कंप्लीटिंग द टेट्रावेलेंसी ऑफ कोर्स। नेक्स्ट, आइसोमेरेज। आइसोमर का तो मतलब ही हम सभी लोग जानते हैं, स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला सेम बट द स्ट्रक्चर इज डिफरेंट। जैसे हम लोग जानते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक दूसरे के आइसोमर हैं, तो जो एंजाइम एक दूसरे के आइसोमर्स में कन्वर्ट कर दे, ऑप्टिकल आइसोमर बना दे यानी कि मिरर इमेज बना दे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर बना दे, पोजिशनल आइसोमर बना दे, ऐसे एंजाइम्स को आइसोमेरेज कहते हैं। एंड में सिर्फ एज लगा देना है, आइसोमर बना रहा है, एज का मतलब एंजाइम है और आइसोमर बना रहा है तो वो आइसोमेरेज हो गया। नाउ आइसोमेरेज का बेस्ट एग्जाम्पल है म्यूटेस, हेक्सो आइसोमेरेज एट्सेट्रा। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं पोजिशनल आइसोमर ये 2 मिथाइल ब्यूटेन का पोजिशनल आइसोमर बना दिया एक आइसोमेरेज ने 2,2 डाई मिथाइल
प्रोपेन। लास्ट आता है लाइगेस या सिंथेस। लाइगेस को हम मॉलिक्यूलर ग्लू कहते हैं। मॉलिक्यूलर ग्लू मॉलिक्यूलर लेवल पे हर चीज़ को जोड़ देगा। तो जो एंजाइम लिंक करते हैं दो कंपाउंड्स को बाय जॉइनिंग द बॉन्ड्स, वो बॉन्ड्स कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन सल्फर, कार्बन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस ऑक्सीजन, कोई भी, तो हम कह सकते हैं ये सारे बॉन्ड्स को जोड़ने वाला, लिंक टुगेदर करने वाला एंजाइम लाइगेस या सिंथेस कहलाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है सिट्रेट सिंथेस, डीएनए लाइगेस। इन दोनों में से कोई भी एक एंजाइम, दोनों बोथ आर द गुड एग्जांपल्स। This is all about enzymes. Thank you very much for watching the video. Kindly subscribe.